नेक्स्ट कैंडिडेट अभी तक कैसे नहीं आ पाई भाई? वाह, एडेड। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ भैया दिखाई दे रहा है। हेलो निकिता, आवाज सुनाई दे रहा है? निकिता, हेलो निकिता। पता नहीं आवाज सुनाई दे रहा होगा या नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व करना भाई अपना। आज हम स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम न्यूक्लिक क्यों बोला? क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ऐसा कौन सा एसिड है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है? वह है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीएनए, डी से होता है डीऑक्सी राइबो, देन न्यूक्लिक एसिड।
आरएनए भी प्रेजेंट होता है, थोड़ी मात्रा में आरएनए भी होता है। वैसे आरएनए तो न्यूक्लियस के अंदर ही तो बनता है, डीएनए से आरएनए, तो डीएनए एंड आरएनए बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। इसको एसिड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर, बेसिक नहीं होता, एसिडिक होता है। देखो पहली बात, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और एसिडिक नेचर का होता है। ये कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं भैया? डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। डीएनए परमानेंट होता है, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे में, मतलब जनरेशन, एक सेल, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे, मतलब सेल डिवीजन होता है। तो ये डीएनए मटेरियल वैसी की वैसी सेम टू सेम आगे फॉलो होते जाती है। जबकि आरएनए जब जरूरत पड़ता है तब न्यूक्लियस के अंदर बनता है तो दोनों न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट, एंड दूसरा पॉइंट एसिडिक इन नेचर। प्रकृति में अम्ल प्रकार के होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय नहीं होते, अम्लीय होते हैं। ठीक है, केंद्रक में उपस्थित होते हैं और अम्लीय होते हैं ये डीएनए और आरएनए। हालांकि आरएनए न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाता है, लेकिन बनता तो है न्यूक्लियस में, इसलिए हम उसको भी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लिक एसिड या डीएनए की खोज की थी किसने, बता दो? डीएनए की खोज क्रोमेटिन नाम दिया था फ्लेमिंग ने। डीएनए की खोज की थी डिस्कवर्ड बाय एफ मिक्सचर, जोसेफ एफ। इसका स्पेलिंग जो भी देखना ऐसा है, MEISCHER, जोसेफ मिक्सचर। ठीक है ना, डीएनए की खोज की थी जोसेफ एफ मिक्सचर ने, एंड डीएनए नाम दिया था, नेम्ड बाय, नाम है उसका, अच्छा, इन्होंने ही नाम दिया था न्यूक्लिन, नेम्ड एज न्यूक्लिन। खोज की थी, न्यूक्लियस में होता है इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया न्यूक्लिन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट दिस इज इंपॉर्टेंट। हु डिस्कवर्ड डीएनए? एफ मिक्सचर। ठीक है, अब डीएनए का खोज तो किया था इन्होंने, डिस्कवरी की थी। डीएनए की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी की थी किसने, बता दो? फ्रैंकलिन। विलिकिंस एंड फ्रैंकलिन। दो साइंटिस्ट थे, विलिकिंस एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डीएनए के स्ट्रक्चर का पता लगाया था। ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है? देखो, एक क्रिस्टल है जिसके अंदर में डीएनए, ये डीएनए का एक क्रिस्टल बना लिए उसको, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, कोई टिश्यू होता है या कुछ भी, तो उसको वैक्स के ब्लॉक के अंदर धंसा देते हैं, वैसे डीएनए है वो जेल के अंदर में है, तो इस पर एक्सरे बीम डाला जाता है। एक्सरे बीम, एक्सरे रेडिएशन डाला जाता है, तो कुछ एक्सरे है एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ एक्सरे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आता है, और रिफ्लेक्ट होके आता है वो रिसीवर में। तो इससे पता चलता है कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि मान लो ये क्रिस्टल है, इस पे मैंने एक्सरे प्रोजेक्ट किया, तो कुछ एक्सरे रेडिएशन इसमें एब्जॉर्ब हो गया, अवशोषित हो गया, लेकिन कुछ जो एक्सरे है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बाहर आ गई। तो जो बाहर आई है एक्सरे रेडिएशन या एक्सरे जो बाहर आई है, वो डिपेंड करती हैं कि ये क्रिस्टल कैसा है। जैसे ये क्रिस्टल होगा वैसे ही तो बाहर आएंगे। क्रिस्टल अगर ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाला होगा तो बाहर कम आएंगे। क्रिस्टल रिफ्लेक्ट करके पूरी तरह से भेजने वाला होगा तो पता चलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, यहाँ पर जैसे ये कोई डीएनए पार्टिकल है, डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल,
तो इस डीएनए मॉलिक्यूल में यहाँ से ये जो एक्सरे बीम यहाँ पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी इस डायरेक्शन में। कुछ एक्सरे बीम जो यहाँ पड़ेंगी वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ एक्सरे बीम जो यहाँ पड़ेंगी वो यहाँ जाएंगी। तो देखो जैसा क्रिस्टल होगा वैसी वहां से रेडिएशन निकलेगी। तो उस रेडिएशन को डिटेक्ट करके बताया जा सकता है कि उस क्रिस्टल के अंदर जो कुछ भी है उसका स्ट्रक्चर क्या है। इसको हम कहते हैं, इस टेक्निक को, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसे किया था विलिकिंस एंड फ्रैंकलिन ने स्टडी किया, और इनके स्टडी के बाद आफ्टर दैट स्टडी, है ना, विलिकिंस एंड फ्रैंकलिन ने स्टडी किया। उस स्टडी के बाद, इस स्टडी के बाद वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है भैया, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का, ठीक। तो विलिकिंस एंड फ्रैंकलिन दोनों फिजिसिस्ट थे, वो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। उन्होंने स्टडी किया, क्रिस्टलोग्राफी किया, और उन्होंने कुछ बताया कि हाँ इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, वैसा स्ट्रक्चर है। बाद में डिटेल स्टडी किया वाटसन एंड क्रिक ने उनके क्रिस्टलोग्राफी का, और एक मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ओके, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। पॉली का मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड मतलब इसमें जैसे प्रोटीन में अमाइनो एसिड बहुत सारे थे, अमाइनो एसिड का चेन प्रोटीन हुआ करता था, वैसी न्यूक्लियोटाइड का जो चेन है वही डीएनए और आरएनए बनाता है। ओके, he says that DNA is polynucleotide। एंड दूसरी बात ये भी बोले थे कि ये प्रोटीन जैसे पेप्टाइड का सिंगल चेन नहीं होता, इसमें डबल चेन होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो हम इसको कहते हैं डबल हेलिक्स, या फिर कह सकते हो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड के मतलब ये द्विलड़ीय होती है, द्विलड़ीय संरचना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, देखो ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये जो देख रहे हो ये सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन मैंने क्या किया कि अब ये इसको डबल स्ट्रैंड बना दिया। ये देखो ये डबल स्ट्रैंड हो गया, ठीक। तो डीएनए ऐसी डबल स्ट्रैंडेड होती है, जबकि पेप्टाइड चेन है वो सिंगल होता है, ऐसा, ठीक। तो इन्होंने बताया कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं एंड डीएनए डबल हेलिकल होते हैं, और दूसरी बात ये डबल क्या बोलते हैं इसको, डबल स्ट्रैंडेड, द्विलड़ी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुमको हमेशा पता ही था और पता ही रहेगा, ये एग्जाम में आ सकते हैं। अब पूछोगे सर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? देखो एक स्ट्रक्चर बना के ही दिखाता हूं तुमको। डीएनए है वो डबल हेलिक्स है, मैंने एक चेन बनाया है, एक स्ट्रैंड, एक लड़ी बनाया है, ये है दूसरी लड़ी, 2 लड़ी, पहली लड़ी और ये दूसरी लड़ी, 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में। और दूसरी बात ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। मैंने 10 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हुआ। दूसरा स्टैंड है उसमें भी तो न्यूक्लियोटाइड होगा, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स है। दिस इज न्यूक्लियोटाइड, TID, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो ये क्या है पूरा स्ट्रक्चर? दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 चेन है, देयर आर 2 चेन, या इसको हम कह सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड,
डबल स्ट्रैंडेड या हिंदी में कह सकते हो द्विलड़ीय, द्विलड़ीय संरचना है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज डीएनए। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड होते क्या है? दिस इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ये पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है एक स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड में भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे पे लिपटे हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, इसीलिए ये दोनों एक साथ रहते हैं। एक स्ट्रैंड इधर घूम रहा है, दूसरा इधर घूम रहा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बना सकता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो कुछ तो होगा इसमें, या तो फ्लोरीन होगा, या ऑक्सीजन होगा, या नाइट्रोजन होगा, कुछ तो होगा जो दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और दोनों को एक साथ रखता है। ओके, ओरिएंटेशन क्लियर है? हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? देखो, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड में होता है एक सुगर मॉलिक्यूल, एक सुगर का अणु होता है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है, प्लस इससे जुड़ा होता है, ऐसे प्लस ना करके मैं इसको जोड़ दे रहा हूं बॉन्ड से, ठीक है ना। एक सुगर मॉलिक्यूल होता है और एक नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस को तुम नाइट्रोजन क्षार भी बोल सकते हो, बेस। क्यों भैया? अमाइनो एसिड भी तो नाइट्रोजन के टाइप, मतलब अमाइनो एसिड को हम नाइट्रोजन बेस क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसमें एसिड भी रहता है। ये ऐसा चीज है जिसमें एसिड नहीं होता, सिर्फ नाइट्रोजन कंटेंट ही होता है, अमाइनो ग्रुप ही होता है, तो ये सिर्फ बेसिक नेचर का ही हो सकता है, एसिड नहीं हो सकता, इसीलिए इसको नाइट्रोजन बेस कहते हैं। स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं। और इससे जुड़ा होता है एक फॉस्फेट, ये देखो ये है फॉस्फेट, दिस इज फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना होता है, सुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। फॉस्फेट को पी से भी लिख सकते हैं। अब ये सुगर मॉलिक्यूल कौन सा होता है? देखो, न्यूक्लियोटाइड तो डीएनए भी है और आरएनए भी है, दोनों तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दोनों डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सुगर मॉलिक्यूल कौन सा होता है? वो मॉलिक्यूल है राइबोज, राइबोज। डीएनए में राइबोज नहीं होता, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोज। मैंने पढ़ाया है बायोमोलिक्यूल्स में, याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, राइबोज। देखो, सुगर मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन वाला होता है, 5 कार्बन वाला सुगर को हम कहते हैं राइबोज। अगर दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा दो तो वो होता है डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज वाला डीएनए होता है जबकि राइबोज वाला आरएनए होता है। ओके, नाइट्रोजन बेस क्या होता है भैया? नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है दूसरा पिरामिडिन। होता है पिरामिडिन, प्यूरिन और पायरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है जबकि पायरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इनमें कहीं कहीं पर नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन क्षार क्यों बोल रहे हैं इसको, नाइट्रोजन बेस क्यों बोल रहे हैं भैया? इसमें कहीं कहीं पर नाइट्रोजन होता है, ये मेरे को भी पता नहीं है, कंफर्म नहीं हूं, कहीं कहीं पर नाइट्रोजन होता है, कहीं कहीं पर
नाइट्रोजन होता है। देखो नाइट्रोजन दिखा, तो ये बेसिक नेचर का, जहां नाइट्रोजन है वहां वो बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि ये जो अमाइन ग्रुप है नाइट्रोजन है वो बेसिक नेचर का है, इसीलिए हम इसको नाइट्रोजन बेस कहते हैं। तो प्यूरिन और पायरिमिडिन, प्यूरिन 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग वाला होता है, जबकि पायरिमिडिन सिंगल रिंग वाला होता है। सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर, जो डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर है वो ज्यादा एडवांस है, मोर एडवांस है। दिस इज एडवांस नाइट्रोजन बेस, जबकि पायरिमिडिन है ये प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव नाइट्रोजन बेस। ज्यादा डेवलप्ड हैं पायरिमिडिन, ज्यादा स्टेबल होते हैं पायरिमिडिन, कम स्टेबल ज्यादा स्टेबल होते हैं प्यूरिन, क्योंकि उनके पास 2 रिंग है। पायरिमिडिन कम स्टेबल होता है और वो है फॉस्फेट। ठीक है, तो इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड। ऐसी एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड S और T में डिफरेंस है, T आगे आता है, S पहले आता है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है देखो, सुगर, कौन सा सुगर हो सकता है, यही सुगर मॉलिक्यूल 5 कार्बन वाला, या तो फिर डीऑक्सीराइबोज होगा या फिर राइबोज होगा। डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज, आरएनए है तो राइबोज। सुगर के साथ जुड़ा होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ा होता है फॉस्फेट। मतलब नाइट्रोजन बेस से फॉस्फेट नहीं जुड़ा होता, मैं सिर्फ ऐसी आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। बॉन्ड तो अलग टाइप के होते हैं। देखो प्लस फॉस्फेट, गलत, फॉस्फेट यदि हटा दो तुम, फॉस्फेट रहेगा तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, फॉस्फेट हटा दिए तो न्यूक्लियोसाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट जोड़ दो तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ओके, कोई दिक्कत? ये सब आगे आएगा, मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं राइबोज शुगर की। देखो भाई, मैं बायोमोलिक्यूल में राइबोज शुगर बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं बताऊंगा। राइबोज शुगर क्या होता है? शुगर का तो कार्बन का चेन होता है। शुगर या कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ते जाओ तो वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। राइबोज शुगर, राइबो का मतलब होता है 5 कार्बन वाला शुगर। 5 कार्बन वाला शुगर बनाता हूं मैं। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। बोलोगे 5वां कार्बन कहाँ गया? 5वां कार्बन यहाँ है, 5वां कार्बन। 5 कार्बन होते हैं राइबोज शुगर में। मैं जानता हूं इसमें कैसे कैसे जोड़ा जाता है, ऊपर नीचे, नीचे और उसमें ऊपर है CH2OH। ये होता है राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर। तो ध्यान देना, 5 कार्बन है, C1, C2, C3, C4 और C5। ये जो रिंग है ये राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर नीचे, ऐसा जरूरी है करना। पहले कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, दूसरे तीसरे पर नीचे है। ये इसको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। अल्फा का मतलब नीचे, बीटा का मतलब ऊपर। तो C1 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, मतलब C1 कार्बन बीटा है। C2 कार्बन अल्फा है, C3 कार्बन भी अल्फा कार्बन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है। इसको हम कहते हैं राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में रिंग है। पहली बात तो ये रिंग फॉर्म में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइबोज शुगर रिंग फॉर्म में होता है। दूसरी बात, ये 5 मेंबर रिंग है, 6 तो नहीं है। देखो 5 मेंबर है, 4 कार्बन है रिंग में और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल 5 मेंबर है रिंग में। बोलोगे सर 5वां कार्बन तो
पांचवा कार्बन भी है भैया, वो पांचवा कार्बन रिंग नहीं बना रहा है, वो पांचवा कार्बन रिंग से अलग है। तो दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग। ये 5 सदस्यों का रिंग है। कौन कौन है इसमें शामिल? कार्बन है C1, C2, C3, C4 एंड ऑक्सीजन। ये 5 मेंबर है रिंग के। देखो 5 मेंबर रिंग को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? पाइरेन या फ्यूरेन? बताओ। फ्यूरेन कहते हैं। पाइरेन में शायद 6 स्ट्रक्चर होता है। हाँ, ये फ्यूरेन रिंग है। 5 मेंबर रिंग को हम कहते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग है तो इसको हम कहते हैं फ्यूरेन। ठीक है। और एक खास पॉइंट देखो, दूसरा कार्बन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि C2 कार्बन पर, C2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। देखो प्रेजेंट है। C3 कार्बन भी इंपॉर्टेंट है, C2 भी इंपॉर्टेंट है, C1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और C5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइबोज शुगर का। कैसे इंपॉर्टेंट है वो धीरे धीरे आगे चल के पता चलेगा। देखो ये तो हो गया राइबोज शुगर। तो बोलोगे सर डीऑक्सी राइबोज कैसा होता है? देखो डीऑक्सी राइबोज भी बना देता हूं मैं। कैसे है? ऊपर नीचे नीचे। ठीक है, उधर C5 तो ऊपर चला ही गया है, मैं ऐसे याद रखता हूं ऊपर नीचे नीचे ऊपर। ये भी तो राइबोज है, सेम ही स्ट्रक्चर है। मैंने क्या किया कि दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा दिया। तो बोलोगे दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल हटा दिए तो क्या क्या है भैया? HH ही है। तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। C1 और C3 से 2 वैलेंसी चला गया, 2 वैलेंसी बचा तो हाइड्रोजन से सैचुरेटेड है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने हटा दिया C2 कार्बन से। तो इसमें भी लिखता हूं मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट C2 कार्बन पर। यही रीजन है कि हम इसको कहते हैं डी का मतलब हटा देना। किसको हटा देना? ऑक्सी को, डीऑक्सी। और है क्या ये? राइबोज। इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में यही अंतर है कि राइबोज में दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जबकि डीऑक्सी राइबोज में दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। अब ध्यान देना, जो राइबोज शुगर है वो कहाँ पाया जाता है? इन आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज कहाँ होता है भैया? ये कहाँ पाया जाता है? इन डीएनए। हाँ, डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो, आरएनए का मतलब राइबो। तो राइबो और डीऑक्सी राइबो में अंतर है। डीऑक्सी राइबो होगा वो डीएनए में होगा और राइबो होगा वो आरएनए में होगा। क्लियर है? तो ये दोनों अंतर है डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर में। गलती नहीं करोगे ना? यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब कहाँ मैं क्वेश्चन लिखूं? पूरा तो क्वेश्चन का आंसर ही है शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, देखो चाहे डीऑक्सीराइबोज हो या राइबोज हो, दोनों 5 मेंबर वाले हैं, 5 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए दोनों फ्यूरेन। ओके। कार्बोहाइड्रेट के लिए या शुगर के लिए लास्ट में OSE जोड़ा जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज OSE जोड़ते हैं। वैसे ही 5 कार्बन वाला कोई शुगर रहे तो हम 5 मेंबर्ड रिंग वाला शुगर हो तो उसको हम कहते हैं फ्यूरेनोज। 6 मेंबर वाला रिंग हो तो उसको हम बोलेंगे पायरेनोज। ठीक, 5 मेंबर रिंग को हम कहते हैं फ्यूरेन और 6 मेंबर रिंग को हम कहते हैं पाइरेन। ठीक, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है, इसीलिए मैं पूछूंगा राइबोज शुगर कौन सा शुगर है? पायरेनोज है या फ्यूरेनोज है? तो क्या जवाब दोगे? राइबोज क्या है? फ्यूरोनोज। हाँ, फ्यूरेनोज है, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग को हम फ्यूरेन कहते हैं, तो ये फ्यूरेनोज शुगर है। ओके, ये किस्सा कहानी खत्म भैया शुगर का।
C2 कार्बन का इंपॉर्टेंस पता चला कि C2 कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है। C2 कार्बन नंबर 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि यही डिसाइड करता है कि या तो ये राइबोज होगा या तो ये डीऑक्सीराइबोज होगा। ओके, दूसरे कार्बन का इंपॉर्टेंस याद रखना, तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। जो पहला कार्बन है और तीसरा कार्बन है और पांचवा कार्बन है, उसका इंपॉर्टेंस तुमको पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा, वो बीच लेक्चर में ही आ जाएगा। नाइट्रोजन क्षारकों की बात करते हैं। नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन, लास्ट में ई होता है या नहीं होता पता नहीं, चलो लिख ही देता हूं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। पायरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन है ये दो रिंग स्ट्रक्चर होता है इसमें, जबकि पायरिमिडिन में सिंगल रिंग होता है। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है पायरिमिडिन, पहली बात तो ये याद रखना। अब दो रिंग स्ट्रक्चर हैं तो ये होते हैं एडवांस, जबकि पायरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो ये होते हैं प्रिमिटिव। ऐसा माना जाता है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं तुमको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि तुमको पढ़ने में इजी हो उसके लिए। कहीं बुक में तुमको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि प्यूरिन एडवांस होते हैं, पायरिमिडिन प्रिमिटिव होते हैं, इससे तुमको पढ़ने में सहूलियत होगी, इसीलिए बता रहा हूं। देखो, प्यूरिन है डबल रिंग स्ट्रक्चर है, चलो बना ही देते हैं। डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये रिंग नंबर 1, ये रिंग नंबर 2। नाइट्रोजन बेस हैं तो कहीं कहीं पर नाइट्रोजन होते हैं इसमें, अब पता नहीं जहां भी होते होंगे, यहाँ यहाँ NH2, देखो मैं कहीं कहीं पर नाइट्रोजन जोड़ देता हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि ये नाइट्रोजन बेस है। पायरिमिडिन में सिंगल रिंग होता है, एक ही रिंग होता है, इसमें नाइट्रोजन होगा कहीं कहीं। ये देखो, मेरे को ये बताओ साइज किसका बड़ा होगा, प्यूरिन का या पायरिमिडिन का? प्यूरिन। प्यूरिन का, क्योंकि उसमें दो रिंग हैं। पायरिमिडिन का साइज ज्यादा नहीं होता, कम होता, तो प्यूरिन का साइज ज्यादा है, पायरिमिडिन का साइज कम है। ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई। ठीक है, एग्जाम्पल बता दे रहा हूं कौन कौन से हैं। प्यूरिन, प्यूरिन दो होते हैं, दो प्यूरिन होते हैं, दो नाइट्रोजन बेस हैं ऐसे। जो प्यूरिन है वो है एडिनिन और थाइमिन। एडिनिन को मैं आज बोलता हूं और थाइमिन को मैं तक बोलता हूं, आज तक। आज तक मतलब एडिनिन और थाइमिन। सर बता रहा हूं ना, तो इसमें सर इसमें होगा ना, पायरिमिडिन आता है। अच्छा, थाइमिन पायरिमिडिन है। यस सर। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, हाँ ग्वानिन है। ओके सॉरी। आ अरे वाह, तुम लोग तो पढ़े हुए हो। थाइमिन और साइटोसिन। साइटोसिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ये दोनों हैं पायरिमिडिन। ओके, ऐसे याद रखना आज तक। एडेनिन ग्वानिन है, ये प्यूरिन है, जबकि थाइमिन एंड साइटोसिन पायरिमिडिन है। ओके, देखो ग्वानिन और ग्वानिन और नहीं, थाइमिन, थाइमिन के जैसा ही होता है यूरासिल।
यूरासिल इन आरएनए, थाइमिन इन डीएनए। डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन नहीं होता, तो थाइमिन के जगह पे यूरासिल होता है। दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आगे बता दूंगा। तो ये याद रखना है तुमको, नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। एडेनिन एंड ग्वानिन है वो प्यूरिन है, जबकि थाइमिन साइटोसिन दोनों पायरिमिडिन है। ओके? यस सर। अब मैं तुमको बताता हूँ फॉस्फेट। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लो। तुमको पता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब की वैलेंसी 5 होती है। 15th, ये जो पीरियोडिक टेबल में आते हैं 15th ग्रुप में है ना, तो फॉस्फेट की 5 वैलेंसी होती हैं, 2 वैलेंसी, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 वैलेंसी होती है फॉस्फेट की। एक वैलेंसी, सॉरी 2 वैलेंसी है वो ऑक्सीजन से हमेशा सैचुरेटेड होती हैं, मतलब जहां भी फॉस्फेट होगा डबल बॉन्ड O होगा, और बाकी जो बचे उनको हाइड्रोक्सिल से ये रिलेटेड होते हैं, हाइड्रोक्सिल से सैचुरेटेड होते हैं। तो ये है फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होगा H3PO4। ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, इसी को हम फॉस्फेट भी बोलते हैं। फॉस्फेट कैसे होता है, जब एक H+ को हटा दो या 2 को हटा दो तो उसको हम फॉस्फेट कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां से एक H+ रिलीज कर दिया तो ये हो गया फॉस्फेट, यहां से एक H+ रिलीज कर दिया तो ये फॉस्फेट हो गया। फॉस्फेट होता है HPO4-2, ये फॉस्फेट है। ओके, इसको जनरली हम डिनोट करते हैं ऐसे, P से। क्लियर? तो ये तीनों स्ट्रक्चर याद रखना। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या होता है? नाइट्रोजन बेस दो टाइप के और फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर अभी तुम याद रखो क्योंकि ये काम आएगा। अरे कहाँ चला गया? हमारा टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्या? ये पेन बीच बीच में काम करना बंद कर दे रहा है, देखो। ठीक है, अब मैं तुमको बताता हूँ स्ट्रक्चर डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड का। देखो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब इसमें तीनों जुड़े होंगे, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, तीनों होंगे। कैसे होंगे? सबसे पहले मैं राइबोज शुगर बना लेता हूं एक, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। ठीक है, ये मैंने डीऑक्सी राइबोज बना दिया। ये है डीऑक्सी राइबोज। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं ना? C2 कार्बन के कारण हम इसको कह रहे हैं डीऑक्सी राइबोज। अब देखो नाइट्रोजन बेस कैसे जुड़ता है। नाइट्रोजन बेस या तो प्यूरिन भी हो सकते हैं या पायरिमिडिन भी। तो ये मैं बना दे रहा हूं नाइट्रोजन बेस। दिस इज
नाइट्रोजन बेस, NB का मतलब नाइट्रोजन बेस। ये 2 रिंग वाला है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो ये प्यूरिन हो गया। मैं ऐसे रिंग ना बना के सीधे ऐसी बना दे रहा हूं, समझ जाओगे ना। ये नाइट्रोजन बेस है। अगर मेरे को प्यूरिन पायरिमिडिन बनाना होता तो सिंगल रिंग वाला डालता, ये मैं मान लो कि डबल रिंग वाला है। सिंगल रिंग वाला भी बना के दिखाऊंगा अगली बार। तो ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस बॉन्ड बनाता है फर्स्ट कार्बन से। यहां पर कोई नाइट्रोजन होगा, इसका नाइट्रोजन, ये देखो इसका नाइट्रोजन है, यहां पर ये बॉन्ड बनाता है फर्स्ट कार्बन से। ठीक है, फर्स्ट कार्बन से ये NH2 है, NH2 ये बॉन्ड बना रहा है, फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट कर रहा है, तो -H2O चला जा रहा है। और कुछ देर के बाद देखोगे कैसे बॉन्ड बनेगा भैया, ये ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा, ये कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा, ऐसा। अब क्लियर